नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश की तीन विधानसभाओं के उपचुनाव, तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर लेकर आए हैं। खासतौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन की सीट बांकीपुर पर हार और मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खाली करने से उनके पराजय के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के अयोग्य होने के बाद खाली हुई सीट दतिया, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। तब से पार्टी के भीतर अंतर कलह चल रही है। दतिया में हार का ठीकरा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों के सिर पर फोड़ने की तैयारी है। पार्टी ने नतीजे निकलने के अगले ही दिन दतिया के पूरे जिला संगठन, जिला कार्यकारिणी से लेकर मंडलों तक 1000 कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पद मुक्त कर दिया है। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी नोटिस दिया जाएगा। इसी के साथ यह सवाल खड़ा हो गया है कि अगर दतिया में हार के लिए नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार हैं, उन पर गाज गिर सकती है, तो फिर बांकीपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जिम्मेदार क्यों नहीं है। मजे की बात यह है कि अब तक बांकीपुर में हार के बाद न तो कोई समीक्षा की समिति बनी, जैसे दतिया में 2 सदस्य बन चुकी, न किसी पदाधिकारी को कोई नोटिस दिया गया, न किसी को पद मुक्त किया गया। तो एक जैसी 2 हार, उसमें से भी बांकीपुर की हार तो दतिया से भी बड़ी है, क्योंकि वहां 9 बार से, पिछले 9 विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी और उसमें भी जीतने वाले 6 विधानसभा से नितिन नवीन खुद थे। उससे पहले 5 बार से नितिन नवीन और 4 बार से उनके पूज्य पिताजी। ऐसे में ये बड़े सवाल हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या वरिष्ठ नेताओं के बीच में कोई शय और मात का खेल चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या डॉक्टर मोहन यादव भी दतिया की हार के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे? क्या मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बाकी दिग्गजों की जो नजर लगी हुई है, वो भी एक वजह है? ऐसे कई सवाल हैं। इनके जवाब तलाशने के लिए आज हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राकेश जी, सभी दर्शकों को नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद अरुण जी। देखिए, आपने तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति, पूरे देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। कितने प्रधानमंत्री, कितने पार्टी अध्यक्ष, कितनी राज्य सरकारें, कितनी केंद्र सरकारें आपकी नजरों से गुजर गई। आपने उन्हें बहुत करीब से रिपोर्ट किया, संपादकीय लिखे। भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है, प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है। उनका एक छत्र राज चल रहा था, अचानक ये इतना बड़ा झटका, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारना और दतिया पर हार। पहले तो पार्टी की दशा पर बात करेंगे, फिर जो अंतर कलह है उसकी बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है ये? राकेश जी, आपको याद होगा जब नितिन नवीन की ताजपोशी हुई थी, आपने अपने चैनल पे बात कही भी, मैं उसको वहीं से शुरू करूंगा। जी बिल्कुल। ये मेरे बॉस हैं। अच्छा, आप हम लोग भिंड के इलाके, बुंदेलखंड का चंबल का इलाका है, कुछ इधर कुछ उधर। अपने यहाँ फुर्सत के दिनों में, बारिश में और गर्मियों में कोट ताश खेलते हैं ना लोग, बिल्कुल, कोट पीस खेला जाता है। कोर्ट पीस कहते हैं। उसमें एक कोट होता है जो त्रुप बोलता है, उसके ऊपर होता है, उसको गू कोट कहते हैं। जी। मतलब इससे बुरी हार हो ही नहीं सकती। बहुत तो, शानदार बात कही तो आपने। मोदी जी के बॉस की हार जो है वो उस गू कोट के बराबर है। उसकी वजह क्या है? जी। जो जानकारी है, अब उसको चुनाव आयोग से और ज्यादा कंफर्म किया जा सकता है, लेकिन जो अभी तक मीडिया में आई है, 422 बूथ में से करीब 400 बूथ पर बीजेपी बांकीपुर में हारी है। अब आप बताइए, तो राष्ट्रीय बॉस का खुद का बूथ भी आ रही है। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था। और उनका अपना घर का बूथ, वो भी आ रहे हैं। अब यहां से अगर आप हिसाब लगाएं तो ये समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस दौर से गुजर रही है, किस, या ये कहें कि कहां पहुंच गई है।
पहुंच गई। देखिए, ऐसा नहीं है कि अटल जी चुनाव नहीं हारे थे, अटल जी ने भी चुनाव हारा था और बड़े बड़े नेता हारते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, आप छोटी चीज नहीं है। नहीं और है, बिल्कुल। उसका वो अध्यक्ष जिसके आगे सदैव हनुमान जी नाचते हैं। अब अगर उसकी ऐसी हालत हो जाए कि गुकोट हो गया, मतलब ये है कि 422 में 400 हार गए और अपना बूथ हार गए, अब इसकी व्याख्या कौन करेगा और कैसे होगी? ये इसको यहाँ रोकते हैं, वो आते हैं नरोत्तम मिश्रा पे, बिल्कुल, दतिया पर आते हैं जी। दतिया पर आते हैं। तो राकेश भाई, आपने भी देखा 2020 में जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी, तब पंडित नरोत्तम मिश्र कितने ताकतवर थे, और जिसको हम गैंग ऑफ टू गुजराती G2G कहते हैं, उसमें जो नंबर 2 थे, उन्होंने कितना विश्वास जताया था। बिल्कुल। मतलब ये कहा जाता है और सब जानते हैं कि उस वक्त जो किया नरोत्तम ने किया, अच्छी वाली सरकार गिरा दी, चलते फिरते बड़े बड़े राजे महाराजे बिक गए, वो जो दुनिया को खरीदते थे, जो जिनके लगान की वसूली और वो चारों तरफ होती थी, आप तो इस इलाके को जानते हैं, जी जी। वो बिक गए। मतलब इतना बड़ा चमत्कार तो भाजपा के किसी नेता ने नहीं किया जितना नरोत्तम ने। सारी भागदौड़ नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे, कांग्रेस के विधायकों का लाना ले जाना, बातचीत करना, सौदेबाजी। और अमित शाह के तो खासम खास सिपह सालार है। अमित शाह भोपाल आए और नरोत्तम के बंगले में न जाएं, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। एक और जी सर। चीज है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिम्मेदारी, गुजरात के चुनाव में जिम्मेदारी, तो जी सारी जिम्मेदारियां राकेश भाई जो अमित शाह ने दी, वो नरोत्तम ने पूरी की। लेकिन अब थोड़ा विस्तार से बात होगी, क्योंकि नरोत्तम पर बात बिल्कुल। करनी है। तो आप याद करो कि जब कुर्सी मुख्यमंत्री की तय होनी थी, तब नरोत्तम पीछे रह गए, और वो शिवराज जो सत्ता गंवा हारे चुके थे, थे, 2018 में हारे थे, बिल्कुल। हारे थे, जो बहुमत से दूर रह गए थे तमाम कोशिशों के बाद, उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्यों? उसकी खास वजह जो मैं समझता हूं, आप भी इससे सहमत होंगे, कि 14 में वो नरेंद्र मोदी के समकक्ष उस लाइन पे खड़े थे। बिल्कुल। किसने खड़ा किया था? माननीय लाल कृष्ण जी अडवाणी जी। आडवाणी जी। अभी हयात हैं, खुदा उन्हें लंबी उम्र दे, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सब चीजें उन्हें याद रहे, क्योंकि जब उन्हें याद रहेगा तब उन्हें बाकी सब चीजें याद आएंगी, जिन्ना की मजार से लेके और वो सब याद है। उसके बाद जब मोदी जी आ रहे थे, तब याद कीजिए भोपाल के VIP रोड पर आडवाणी जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे माननीय शिवराज सिंह चौहान ने। फिर ऐसी बदली कुछ हवा, ऐसी चली बयार कि सब कुछ उड़ गया। वो बोर्ड तो, होर्डिंग तो हटे ही हटे, और उसके बाद शिवराज जी, आडवाणी जी बैठ गए। अडवाणी जी गए, और भगवान का रूप, भगवान की देन, सबसे पहले शिवराज सिंह ने कहा था मोदी जी भगवान की देन है। दिल्ली चुनाव में राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा था नरेंद्र मोदी को। और अभी तो बाद में उनके ऊपर अपनापन नाम की किताब भी लिखी उन्होंने, किताब भी लिख दी। तो आप याद कीजिए कि तब नरोत्तम पीछे रह गए और शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ उसके बाद लेकिन नरोत्तम का पावर कम नहीं हुआ था, होम मिनिस्टर थे और तमाम इंपॉर्टेंट, और जैसा आपने उधर कहते ना, खूब जलजला चला, खूब जो है बंदूक वाले विभाग के मंत्री थे और सब कुछ था, अखबार वाले विभाग के भी मंत्री रहे, तो किसी ने उनके कद को कम करके आंक नहीं पाया कोई। क्यों? शिवराज सिंह को भी पता था कि किसके करीबी है। 23 के चुनाव को आप याद कीजिए, हमने भी वो दतिया देखा था और आपने भी वो दतिया देखा था। बिल्कुल। 23 के चुनाव में चूंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा बीजेपी में आ चुका था, इसका मतलब बीजेपी के DNA में कांग्रेस का DNA मिक्स हो चुका था। तो फिर आप वो दौर याद कीजिए जब दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के समय की कांग्रेस से लड़ती थी, 2008 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में कांग्रेस से लड़ती रही, 23 के चुनाव में खासकर दतिया में
बीजेपी बीजेपी से लड़ रही थी, भाजपा नरोत्तम से लड़ रही थी। भाजपा नरोत्तम को लग रहा था क्योंकि पावर में थे, मंत्री थे, लेकिन भाई शिवराज सिंह चौहान ने इतने प्यार से गोटियां खेली जो किसी को उम्मीद नहीं थी। सारी बीजेपी लगी और नरोत्तम 7,000 कुछ वोट से खेत रहे, चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, अभी आप बता ही चुके हैं। कहां वो पहली लाइन में थे और कहां जो है उनको घेर के दतिया में अभिमन्यु बना दिया गया। और ये हुआ रे घमंड और ये और वो, घमंड सत्ता प्रभुता पाए काय मद नहीं, किसे घमंड सब नहीं है। और सब में हाँ, घमंड की पराकाष्ठा तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सोचता हूं माफ कर दूं, गाली तो बहुत दी, बद्दी बद्दी गाली दी, पर सोचता हूं माफ कर दूं। तो इस दौर में अरुण जी, इस दतिया में अब नतीजे निकल चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद जो बगावत हुई, आपने देखी, हमने देखी, देश ने देखी, पार्टी ने भी देखी। क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच में इतनी बड़ी बगावत, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के मुर्दाबाद के नारे लगे हों, मुख्यमंत्री को मां की गाली दी गई हो, पूरे पदाधिकारियों ने, नरोत्तम समर्थकों ने इस्तीफे दे दिए हों, क्या पार्टी इसको पचा जाएगी? या पार्टी सिर्फ इंतजार कर रही थी कि नतीजे निकल आए, गिनती हो जाए, जीत गए तो फिर कोई बात नहीं है, और पार्टी हार गई है तो अब एक्शन होगा कि नहीं होगा? और एक्शन जो अभी शुरू हुआ है, पदाधिकारी खासतौर से मुक्त किए गए हैं, ये एक्शन नरोत्तम तक पहुंचेगा? देखिए, मुझे इस पे संदेह है। जो मैं बात कह रहा था राकेश जी, 2 मिनट में खत्म करता हूं। बिल्कुल। तो 23 के परिणाम में जो सबने देखा, भाई हम आपका रास्ता रोक रहे थे और ऊपर से एक पर्ची आई, तो वो पर्ची में जो है वो 165 के बारात के दूल्हे गायब हो गए। क्योंकि उस चुनाव में पहला ऐसा था कि जो नेता आ रहा था, आप भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद, मुन्ना भैया अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री थे और चुनाव प्रभारी बन के आए थे, तब तक ये तय नहीं हुआ था कि ये भी लड़ेंगे, कि उन्हें लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो मैं वो, चूंकि अब सबका एक ही पैटर्न, आधे सवालों का जवाब नहीं देंगे, जवाब देंगे तो ऐसा देंगे कि जिसका कोई मतलब नहीं हो। तो वो मिंटो हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तोमर जी ने तमाम चीजें, तो बुरा लगा। भाई हम लोग तो मानते हैं कि दोस्त रहे, साथ साथ जवानी से देखा है, बिल्कुल। मुन्ना, अन्ना, गन्ना ये सब देखे हैं हम लोगों ने। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा सब ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि पहले की बारातें जब आपकी निकलती थी, बारात मतलब चुनाव और उसमें, तो आप हमेशा एक दूल्हा लेके चलते थे। 2003 में उमा भारती आपका दूल्हा थी, 2008 में शिवराज सिंह चौहान थे, 13 में चौहान थे, 18 में चौहान थे, 23 में बिना दूल्हे की बारात लेके क्यों जा रहे हो? तो एकदम बड़े गंभीर हो गए और बोले नहीं नहीं, मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, हमारे कार्यक्षेत्र से, बड़ी शालीनता से उन्होंने कहा कि हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर की बात है। और उसके बाद जो हुआ, तो 23 के बाद से जो पार्टी जैसी चली। अब एक चीज और जो आपने कहा, उससे पहले एक बात बता दूं, नरोत्तम मिश्रा को घेर के मारने की तैयारी में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके गुरु सुरेश सोनी, उनके मित्र शिवराज सिंह चौहान और सुपर बॉस, ये सब शामिल थे। पहले कैसे अपमानित कैसे हो कि पहले तो कह दिया, अरे राकेश भाई ये रही आपकी, सब कुछ आपका, आपके खिलाफ कौन करेगा। राकेश भाई उतर गए मैदान में, तो प्रचार शुरू कर दिया, पर्चा खरीद लिया, जाके क्या खरीद लिया। अब कैसे इंसल्ट करनी है, कितना, मतलब ऐसा कांग्रेस में भी नहीं होता था, इतना कुटिल षड्यंत्र नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, और उन्हें एहसास भी नहीं था इस बात का। सबसे बुरी बात यह भी है, बिल्कुल नहीं एहसास नहीं था। एहसास, उन्होंने सब तैयारी शुरू कर दी। किसी ने सर किसी ने हिंट भी नहीं किया कि नरोत्तम जी रुक जाइए, टिकट का ऐलान हो जाए तब प्रचार करना। उन्होंने तो प्रचार शुरू कर दिया, पोस्टर बैनर छप गए, सब तैयारी हो गई। तो ये जोर का झटका धीरे से मोहन जी को खतरा, क्योंकि शिवराज सिंह को भी खतरा था, तो उन्होंने 23 का नतीजा करवा दिया था। मोहन जी को तो सनातन खतरा है, क्योंकि उनके आसपास उनकी कृपा, उनकी पर्ची जो आई थी, तो उसमें सोनी जी की बड़ी कृपा थी, सब जानते हैं। अपने आपको याद होगा ना, व्यापम वाले सोनी जी, उनका भी नाम हाँ, था। सुरेश सोनी, बिल्कुल खूब याद है। तो
जो जानकारी मेरी है वो ये है कि जब मैदान में उतर गए, क्योंकि बेइज्जती अपने आप याद करो अपने इलाके में, जाको बैरी सुखते सोवे बाके जीवे को धिक्कार। अंधकार। और गांव में नेता भले ही घर में बैठ के मिल रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो होते हैं वो आपस में लड़ मर जाते हैं, वो गांठ बांध लेते हैं। सैकड़ों कत्ल होते हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट सोनी जी की सिफारिश पे मोदी जी ने काटा, ये बात पूरी बीजेपी जानती है। और मजे की बात, जो मोदी जी के बॉस थे, जो जानकारी मेरे सूत्रों ने दी है, नितिन नवीन जी को ये नहीं पता था कि दतिया का उपचुनाव हो क्यों रहा है। जब नरोत्तम मिश्रा उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा अच्छा, बोले ऐसा क्या, बोले अच्छा वो रिट की, अरे हमें लगा कि शायद वो डेथ केस हुआ था। तो ये जब है पार्टी की दशा है। तो ऐसे में ये माना गया था कि जब टिकट कट गया नरोत्तम निपट गए। लेकिन क्या हुआ जो आपने कहा, कार्यकर्ता सड़क पे आया, प्रधानमंत्री तक को गाली, मुख्यमंत्री को गाली, सड़क जाम, और जो गदर हुआ, तो जैसा गदर जिस जैन जी के गदर ने नरेंद्र मोदी की दशा और दिशा बदल दी, केंद्र सरकार की बदल दी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जो किया, उसने इस बीजेपी के इतिहास में वो पन्ना लिखा कि अब बीजेपी कांग्रेस हो गई। ये कांग्रेस जो करती थी सब हो गई। लाइए मोदी जी, कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, वो सब हो गया। अरुण जी, मेरा सवाल यही है कि इतने सब के बाद क्या पार्टी सचमुच में बख्श देगी नरोत्तम को? फिर अपन बांकीपुर चलेंगे उसके बाद। मैं उसी पर आ रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि नरोत्तम जी मंच पे रोए। वो मंच की तस्वीर याद कीजिए, याद, मुख्यमंत्री जी की मुस्कान, उनके पीछे बैठी अपनी इमरती देवी की और सबकी। और पहली बार नरोत्तम के आंसू पहली बार देखे हम लोग, तो उन्हें 93-94 से जानते हैं। बिल्कुल। उस दिन मैंने एक चैनल पे कहा था कि आज से जो शुरुआत हुई वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बीजेपी और नरोत्तम के खिलाफ, नरोत्तम के बीच में है। बीजेपी नरोत्तम के खिलाफ लड़ रही थी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। उसका प्रमाण आप देखिए कि तब तो डर के मारे उनको नहीं हटाया जिन पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए थे। लेकिन हेमंत खंडेलवाल ने ये और कह दिया था कि किसी का इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे, और उन्हीं सबको अब हटा दिया नतीजे निकलने के बाद। और किसकी सिफारिश पे हटाया? वो दो लोग कौन है, बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, आपको भी नाम नहीं पता, हमें भी नहीं पता, रणदेवे और कराड़ा पता, और इतने जूनियर हैं नरोत्तम की तुलना में। और नहीं राकेश भाई, और मजे की बात है, उनके नाम घोषित हुए और घोषित होने के 4 घंटे के अंदर उनकी सिफारिश पे अमल हो गया। इतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार हो गई, इतनी जल्दी। तो जो बात हो रही थी पूरे चुनाव के दौरान, आप देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दतिया की जमीन से दे रहा हूं। बिल्कुल। नरोत्तम के लोगों को चुनाव के दिन थानों में बैठाया गया, उनके फोन टेप हुए, उनके ऊपर नजर रखी गई, सब कुछ हुआ और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। तभी उस दौरान नरोत्तम का एक बयान आया था, एसपी साहब मैं दोस्ती और दुश्मनी सब याद रखता हूं। और उसी दौरान जब वो हंगामा किया था नरोत्तम के समर्थकों ने, तब दतिया में पुलिस आम आदमियों की गाड़ियां तोड़ते हुए और करते हुए नजर आई थी, उसके वीडियो भी आपने देखे। तो ये क्या था? ये लड़ाई मनमोहन यादव की सरकार, हेमंत खंडेलवाल की भाजपा और नरोत्तम मिश्रा के बीच में थी। सब कुछ खेल। और जिस दिन पोल हुआ उस दिन भी कौन थाने में बैठाया गया, उसके अगले दिन कौन गिरफ्तार किए गए? नरोत्तम के लोग हैं। तो पहले दिन से लड़ाई घनश्याम सिंह जीते। अब इसके बाद मुझे लगता है आपका बहुत लंबा अनुभव है, कभी आपने ऐसा तर्क सुना कि पिछला चुनाव 7,000 कुछ वोट से हारे थे, इस बार हमें 17 वोट ज्यादा मिले हैं? गजब गजब। मुख्यमंत्री कह रहा है, मुख्यमंत्री जिसने 14 मंत्री, 110 विधायक, 2 सांसद, 2 केंद्रीय मंत्री, खुद इतने लोगों के प्रचार के बाद आप 1700 वोट बढ़ा पाए और पार्टी हार गई। और एक और को तर्क सर याद कर लीजिए, कह रहे हैं ये तो परंपरागत कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस पर चली गई। अरे 23 से पहले तो नरोत्तम मिश्रा जीत रहे थे 3 बार लगातार, कांग्रेस की सीट कैसे हो गई? वो वही है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कांग्रेस में मान लिया होगा नरोत्तम को। ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो बात आपने कही
देखिए क्या होगा। अब वैसे तो भाजपा में कोई रीत नीत नहीं है। कुछ नहीं। मोदी जी अगर नितिन नवीन को बॉस कहते हैं और बॉस को 6 कदम पीछे और साइड में चलाया क्या जाता देते हैं। है, क्या देते हैं, तो उससे भाजपा की सब पता लग जाती है कि रीत नीत क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कार्रवाई शुरू होगी तो बांकीपुर से होगी। बांकीपुर में जो कुछ हुआ है, बांकीपुर में कौन है? वहां तो रविशंकर प्रसाद है। रविशंकर प्रसाद कौन है भाई? थिंक टैंक माने जाते थे ना भाजपा के, बिल्कुल पढ़े बिल्कुल। लिखे, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, बड़े ज्ञानी है। अभी भी बेचारे मजबूरी में आके जो है सरकार का बचाव करते हैं। एक राजीव प्रताप रूडी भी थे, पायलट, स्मार्ट, पढ़ा लिखा आदमी। उसको भी इन्होंने लालू की बेटी सभा। के खिलाफ लड़ाया था लोकसभा का चुनाव, वो तो जीत गए अपनी किस्मत से। और उन्होंने जवाब भी दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, अमित शाह के संजीव बालियान को धोके टांग दिया था। तो अब जो है अगर ये यहाँ करेंगे तो भाई साहब ऐसा है कि अब आधा टाइम तो निकल गया नरोत्तम के लिए। तो नरोत्तम ने तो खुद ऐलान कर दिया, पर परंपरा एक होगी दिखावे लेनी, क्योंकि आज की तारीख में मोदी जी, देखिए सबसे अच्छा, नरोत्तम का भाग्य बहुत अच्छा है। उनके साथ उनका जो अपमान हुआ, जो कुछ हुआ, लेकिन उनके अपमान से पहले ये छोकरे छोकरियों ने जो नंबर मोदी और कर दिया, और अब जो छोटे छोटे जैन, अल्फा जैन वाले कर रहे हैं बच्चे, उसने बड़ी मदद कर दी है। माई की कृपा तो है उनके ऊपर। कि एक अब सवाल बताओ अरुण, अरुण जी, जी, दो सवाल है। नरोत्तम मिश्रा अमित शाह के मध्य प्रदेश में सबसे खासम खास सिपह सालार है। मेरी जिज्ञासा ये है कि अमित शाह ने नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के समय मदद क्यों नहीं की? क्या वे खुद फंसे हुए हैं इसलिए नहीं कर पाए? वे चाहते तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिलवा सकते थे? नंबर दो, क्या भविष्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिन लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, वापसी का सपना देखते होंगे, क्या ये लड़ाई आगे बढ़ने वाली है? देखिए पहली बात का जवाब, अब आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संबंधों पर एक चीज, आप आपकी बात को आपके उदाहरण से, जी, जैन जी के साथ जंतर मंतर पे जो हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार बताया जा रहा है? पैलेट गन, गृहमंत्री। लाठी चार्ज, पत्थर पहुंचाना, सारे षड्यंत्रों के लिए कौन? अब गृहमंत्री। उसकी गाली किस पे पड़ी? किलो में, मतलब आप देखिए, आप उस चमत्कारी देश के नागरिक हैं जिसका प्रधानमंत्री अपने गालियां तौल लेता है। उसके पास ऐसा तो तराजू मौजूद है कि उसको सर कितने अब ग्राम। वो किलो किलो में नहीं बची होंगी सर, वो मीट्रिक टन में पहुंच गई होंगी। अब तो मीट्रिक मीट्रिक मतलब टन में। वही है। तो वहां जो है, और मैंने कहा ना, सुरेश, अमित शाह के चाहने के बावजूद सुरेश सोनी ने मोदी जी से कह के टिकट कटवाया और ये कहा कि ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं नरोत्तम, क्योंकि उनको तो अब मोदी जी को भी पर्चियां निकालनी थी। तो कहीं ना कहीं अगर वो सब जंतर मंतर पे नहीं हुआ होता जो हुआ, ऐसे लड़कियों के डंडा, बिल्कुल, वो सब बच्चों के बहुत चेहरे पे, शर्मनाक। मतलब अब वो सबको देखो आप, तो पूरी दुनिया में कलंकित कौन हुआ है? भारत अमित का शाह। लोक भारत का लोकतंत्र, लोकतंत्र। भारत का प्रधानमंत्री। अमित शाह तो नंबर 2 बिल्कुल है। वो सही आपके बात लिए है। काम कर रहा है, वो आपके लिए काम कर मूल रहा है। सही है। और एक और चीज है उसके बाद, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, आपसे बात करने का मन हो रहा है, बात करता रहूं। बहुत गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माँ को गंदी गंदी गाली दी गई, माफ करने का मन कर रहा है, माफ कर देता हूं। अगर कोई समझदार संवेदनशील व्यक्ति होता, जो समाज, भारतीय समाज, जो संवेदना और आपसी सद्भाव पर टिका था, वो कहता कि मैं उस इंस्पेक्टर को बर्खास्त करता हूं जिसने एक बच्ची के पीछे से इस तरह डंडा मारा। नहीं हुआ। आपको उस बच्ची की याद नहीं आई, कोई एक्शन आपको नहीं। उस बच्ची की भी याद नहीं आई जिसको आपके अंधभक्त क्या नहीं कह रहे हैं। उन बच्चियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बातें की हैं। एक बच्ची बहुत का इंटरव्यू आज मैं देख रहा था कि वो मुंबई की लड़की जो पुलिस की गाड़ी के आगे खड़ी होकर उसको उसका रेट लगा रहे हैं, रेट लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर उसका। तो ये इनके, ये जो खेल हुआ है,
और एक और चीज है, देखिए इतिहास गवाह है, सत्ता के लिए, सत्ता के शिखर पे बैठा आदमी वो पूरे कुनबे को मार देता है। बिल्कुल ये सही सब बात। जगह हुआ है, हर दुनिया भर में है। नेपाल में देखिए क्या हुआ था। तो यहाँ भी नंबर 1 बनने की इच्छा तो सबकी है। दूसरा प्रश्न सर, मध्य प्रदेश के नंबर 1 की लड़ाई, उस हाँ, पर अब जवाब। यहाँ क्या है, यहाँ अखाड़े से लाए गए और जो कुछ हो रहा है आपने भी देखा और हमने भी देखा। अब यहाँ एक और चीज है कि वो अखाड़े वाले हैं, उनको एक ही चीज आती है, और शायद भिंड में ही बयान था वो, अगर कहीं मिल जाए तो बोलो पंडित जी पाल आ गए धन, तो उसको भी वही जड़ा कहा जो। था। तो ये जो चीज है, और दोनों हाथ क्या है, वो दोनों हाथ इकट्ठा करने का है। उलीचना। उलीचना नहीं है तो समेटना है। ये होता हाँ, है समझना। जो जल बाड़े हाँ, नाव में, उलीचना तो बाहर। सही। वही ना, वो दो है, जो जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। अगर पानी में, नाव में पानी बढ़ जाए तो निकालो, घर में दाम बढ़ जाए तो। यहाँ ये था, इसको उल्टा है, खींचिए। सबने देखा है क्या नहीं हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी। तो वहां सत्ता कमजोर है, उनको भी पहले दिन से मालूम है। इसलिए पहले तो आपको स्पिरिचुअल सिटी में किससे लड़ाई हुई, एक 17 गांव की 1 लाख बीघे जमीन जो ली जा रही थी, वो किसकी, वहां कौन आया, संघ आया बीच में, किसान संघ आया। उसके बाद पहला पूरा किस्सा कि उज्जैन में जमीनों का, इंदौर में नारायण नारायण, या सब जगह। अब तो कोई वो बात नहीं, योगेंद्र यादव ने तो अभी इंटरव्यू में खुलेआम कहा है। तो वो सब चीजें खुला है। होने के बाद भाई कैलाश विजयवर्गीय ने भी कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली है। चलो प्रहलाद पटेल को आप पीछे कर दो, शिवराज सिंह चौहान तो अपनापन की किताब लिख लाए इसीलिए। जी जी। भाई तो तीन, आपको लगता है आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी रस्साकसी बढ़ सकती है? देखिए राकेश जी, अकेले मध्य प्रदेश की नहीं, दिल्ली। जब 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 ऐसा है ना कि जो आपने पर्चियां निकाली थी, तो जब वो तपिश आपकी तरफ बढ़ेगी तो पर्चियां आग में फेंकोगे आप। बिल्कुल सही बात। तो अकेले मोहन यादव नहीं होंगे, सम्राट चौधरी, भजनलाल भजन शर्मा, लाल। हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के वो लाखों रुपए लेके रखते हुए ड्रॉर में प्रधानमंत्री की रैलियों में फोटो दिखाए गए थे। ने खुद और प्रधानमंत्री ने मिमिक्री की थी सर उसकी, हाँ हाँ, खुद वो खुद अभिनय किया था उसका। वो ये जो है, अब जब अपने ऊपर आ गई और लगेगा नहीं बच रहे हैं, तो आप याद करिए कि जब सेनाएं हार के भागती हैं तो वो अपने घर जलाती हैं, अपने संसाधन फूकती हैं ताकि दुश्मन उनका फायदा ना उठा ले। ये क्या करेंगे, ये सूबेदार जो इनके कलेक्टर्स हैं उनको शहीद करेंगे। अब अगर कल को 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल जाते हैं तो मीडिया की लाइन बदल जाएगी, लोग भूल जाएंगे, लोग उन लड़कियों का रोना भूल जाएंगे। बिल्कुल इस देश सही के बात। लोग बड़े, तो सबसे पहले जो है, देखिए मध्य प्रदेश में ये बात उठती रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा ताकतवर लोग रहे हैं भाजपा के भीतर। महाराष्ट्र में ये मुद्दा नहीं उठता क्योंकि फडणवीस सही दूसरी बार बात। बने। अच्छा, गुजरात मॉडल सब देश में है, भूपेंद्र पटेल वाला मॉडल तो गुजरात मॉडल यहाँ भी है, कहीं से लाओ, वहां तो चल जाता है, चुनौती वहां भी हुई है। और एक और चीज है राकेश भाई, माजलपुर में जो है 70-75 हजार वोट कम हुआ है भाजपा कम हो का। गए। हाँ, तो वहां भी वो नहीं है। 70,000 वोट। तो पिछली जब बार 1,07,57 वोटों से बीजेपी जीती थी, इस बार 30,000 के आसपास, 70,000 वोट कम हो गए गुजरात में। अब आप सोचिए कि जब आग बढ़ेगी तो उसमें क्या फेंका जाएगा, उसमें ऐसे मुद्दे डाले जाएंगे कि लोग उसको उसमें ढूंढने भूल लगेंगे। जाए। तो मुख्यमंत्रियों का, जिनको आपने निकाल के, वो एक कई चीजें, कई मिथक टूटे। पहला मिथक टूटा कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हो गया। दूसरा मिथक टूटा हम कुत्ते बिल्ली लड़ा दें। सुना है कि वो बॉस का जो है घरेलू परिचारक या उनका सेवादार था जिसको बांकीपुर में लड़ाया, तो वो कुत्ते बिल्ली भी नहीं जीतते हैं। किसने हराया, उस प्रशांत किशोर ने हराया, जो प्रशांत किशोर एक जमाने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रणनीतिकार था, सबसे करीबी था। तो उसको उसको बहुत करीब से, जो वो इनको जानता है और ये उसको जानते हैं। और मुझे तो एक और चीज लगती है
कि बिहार में कहीं थोड़े दिन बाद मोदी और अमित शाह प्रशांत किशोर को ना आगे ले आए, क्योंकि पुराना साथी कुछ कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर आखिरी सवाल सकते सर, बिल्कुल बांकीपुर पर ही हमें पहुंचना था, आप वहीं पहुंच गए हैं। दतिया की हार के लिए नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार, तो बांकीपुर के लिए नितिन नवीन क्यों नहीं? हमने शुरू वहीं से की थी बातचीत। अंतिम प्रश्न हमारा यही है, क्या आपको लगता है कि पार्टी में कोई इस हैसियत में है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल कर सके? कौन उन्हें नोटिस देगा, कौन उनसे पूछेगा कि बांकीपुर कैसे हार गए? नहीं, अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी चीज है राकेश भाई, मैं एक बात कहता हूं, बांकीपुर नितिन नवीन नहीं हारे हैं, बांकीपुर नरेंद्र मोदी हारे हैं, अमित शाह हारे हैं। ठीक बात। नितिन नवीन की कोई हैसियत नहीं थी, वो बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नहीं बन पाए कभी। आप लाए, आपने उन्हें अपना बॉस बनाया। अब अगर आप मेरे बॉस हो और आप पीट दिए गए हो और मैं खड़ा हूं और मैंने आपको अपना बॉस घोषित किया, तो पिटा तो मैं ही हूं। सही तो बात। नितिन नवीन की हार नहीं है। और दतिया में मैं कहता हूं, दतिया में नरोत्तम मिश्रा से लड़ी बीजेपी और हार के भी कौन जीता? नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम एक ने आदमी बीजेपी ने को क्या हराया, सही। कहा, एक आदमी ने, आपने कहा, उसने दिखा दिया करके, आप करते रहे। तो बांकीपुर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हारे हैं, और मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी हारी है एक आदमी से, के हाथ। वो आदमी जिसने आईना दिखा दिया। बहुत सही बात कही। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी इस सार्थक बातचीत के लिए। हमें लगता है कि हमारे दर्शक समझ पाए होंगे कि दतिया और बांकीपुर की हार का भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अर्थ है, क्या मायने हैं। बांकीपुर में नितिन नवीन या उनका प्रत्याशी नहीं हारा, बल्कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है, ब्रांड नरेंद्र मोदी की हार है। और दतिया में, जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने, जो खुद पार्टी का इतना दिग्गज नेता रहा है, उसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने जरूर हराया बीजेपी के प्रत्याशी को, लेकिन असल में ये नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की हार है, और इसके लिए मोहन यादव से लेकर बाकी सब जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी इस बातचीत के लिए। फिर किसी मुद्दे पर आपको न्योता देंगे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।